शुरू कर। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? प्यारे बच्चों, बड़े हो जो, फिश मार्केट बनाना बंद कर दो। बिटकॉइन हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो? डॉलर में हेज करवा रहे हो ना? हेज नहीं, फिजिकली हमारे पास उसके बाद आप बेचो। इस्लामिक फाइनेंस को ना आपने एक लेक्चर में को देंगे, एक लेक्चर है उनका और इस्लामिक फाइनेंस। अभी आएंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे नहीं, वो सेंसिटिव बात है, गहरी बात करवा देंगे। और हाँ जी, अभी नहीं हुआ, अभी 5 मिनट है, अभी तो 12 हुए हैं। यहाँ भी मेरे पास 12 यार। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो? कभी भी नहीं पैसे जी। MFA के मुजाहिदीन, कितना कोर्स कवर हो गया फाइनेंस का? कितना रिलैक्स होने कर रहे हैं? बस पूरी में सब 2-2.5 जी। ऑनलाइन हजरात यार थोड़ा शोर ही कम कर दो यार, आहिस्ता बोलो अगर बोलना। ऑनलाइन वाले हजरात बताइए कैसा जा रहा है आपका फाइनेंस का पोर्शन और कैसा जा रहा है आपका मैनेजरियल का पोर्शन? कौन से पोर्शन में आपको ज्यादा मसले आ रहे हैं? क्या लग रहा है कि कितनी तैयारी आपकी हो गई है? थोड़ा बहुत अगर आप हमें कुछ ना कुछ बताना चाहें, अपना कोई फीडबैक शेयर करना चाहें। सर दोनों ही बोलेंगे, शाबाश, बड़ा प्यारा एक कमेंट आया कि सर दोनों ही बोलेंगे। कब बड़े होंगे आप लोग? वो ज्यादा मायूस हो गया है। हाँ जी, आप लोगों का क्या फीडबैक है रिगार्डिंग फाइनेंस और मैनेजरियल? चले ये बताएं कि क्या एक ही टीचर को दोनों पढ़ाने चाहिए? बारी बारी सर, बारी बच्चों पे या टीचर्स पे? अच्छा, आपको लगता है कि 2 पेपर है? तो आपको लगता है कि इससे काम आसान हो गया है? ठीक है, लेकिन ये कि मेन फाइनेंस पोर्शन तो कवर करवा देते हैं प्रैक्टिस, लेकिन थ्योरी वाले में ज्यादा टेस्ट होंगे तो ज्यादा बेहतर। सही हो गया। आज टाइम नहीं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं किस चीज के पास टाइम होगा करवा देंगे। इस्लामिक फाइनेंस में जो आपका लेक्चर है, सर जब आपने भी आज क्या गलत क्लास में आपने कह दिया, ये तो ऑफिशियली पढ़ेंगे उसमें फाइनेंस के पोर्शन में अपलोड कर देंगे लेक्चर। ये पहली थोड़ी सी क्लास है, अभी नहीं, बात एंड पे करा देंगे। ओह उसके तो सवाल आंसर ही नहीं हो सकते, पर्सपेक्टिव इतने हैं ना उसमें इस्लामिक फाइनेंस में। सर जब आने पहली बार आप जिनको जॉब करते हैं क्या क्या हम डिस्कस करते हैं, आज सर जब आने पहली बार क्या डिस्कस करते हैं? ओए विशाल का कह रहे भाई काम कर गया। लोगों के ख्यालात बदल दिए।
जी कहते बस आप इनिशिएटिव लेना कि करना इस्लाम में कैसा सर इस बात से बयानी तो से ले सारी क्लास मतलब जो बेचारी मजबूर कौमें होती है ना वो इन्हीं उसमें भाई शमशीरो सना अव्वल ये तौसो रुबाब आखिर ये किन चक्रों में पड़े हुए हैं आप जिस्मानी जरूरियात से निकले मतलब बड़ा कुछ है दुनिया में आप लोग वहीं फंसे हुए खाने के लिए पैदा हुए हैं जिंदा रहने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जिंदा है मैं कहती हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है बिरयानी क्या कह दिया जी। और ऑनलाइन वालों को अभी तक तो आवाज स्क्रीन कैमरा सही नजर आ रहा होगा ये मेरे आने पे ही कुछ खराबी होती है सर इनको वलायती लस्सी पिलाएं अभी इस्लामिक फाइनेंस की बातें कर रहे थे अभी आप विलायती लस्सी पे पहुंच गए लस्सी हर जगह नजर आती है हर इस्लामिक मुल्क में फ्लाइट तक में नजर आती है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाकई में बहुत इस्लामिक है इर्द गिर्द सब तबाइयां फिरी हुई हैं हाँ तुर्की में मलेशिया में भी हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में पहले 2 पेजेस पे जो है वो लस्सियों का जिक्र होता है कि कौन सी लस्सी पीनी है स्टार्टर के तौर पे फिर आगे एक बच्चा दूसरे से हैरान होकर पूछ रहा है लस्सी एक ऐसा मशरूब जो आपको ऊपर खुमारी तारी कर ठीक है चलें जी एक बच्चे ने गली मुका दी उसने कहा सर मेरे नजदीक टीचर एक होना चाहिए एमएफए का बोथ पोर्शन अब में दोनों पोर्शन का मिजाज ही अलग है अच्छा ठीक है क्या हुआ पीछे क्या हाँ दरमियान में गैप मिल जाता है नहीं ऐसे ही होना चाहिए जो है ना इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं ना इस वक्त सबसे ज्यादा आर्स एलोकेट एमएफए के हो रहे हैं लेकिन बर्डन नहीं है क्योंकि दोनों का लाइट सा सिलेबस चल रहा है क्योंकि दोनों तरफ सिलेबस मिला के सिलेबस बड़ा है लेकिन दोनों का इंडिविजुअली सिलेबस उतना बड़ा नहीं है और ये तो आप लोगों ने इन चैप्टर्स में जो है वो मतलब इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई थी या एवं बिला जो वो कर रहे हैं ये चैप्टर पढ़ने वाले नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं लेकिन अब चैप्टर 4 पढ़ने वाला है चैप्टर 1 से लेके 5 तक चैप्टर 1 तो अलग तरीके से होगा मैंने कहा था उस पर एक स्पेशल हमारा सेशन होगा वो शुरू कर दिया ना तो आप लोगों ने आगे जाने नहीं देना वो ई रंग नंबर है अच्छा जी क्या आपके पास यही सारी चीजें आ रही हैं दिखाएं जरा किताब मुझे कुछ स्लाइड्स में मैंने कुछ चेंजेस की थी सिर्फ एक दफा ताकि मैं सही हो गया कूल हो गया आज बड़ी मजे की बातें हो सकती हैं फिर से आईटी की बातें करें अभी तक हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी ने बिजनेसेस के साथ किया क्या ये चैप्टर 5 चैप्टर 4 का हिस्सा होना चाहिए था लेकिन चैप्टर 5 का फोकस था कि आईटी बिजनेसेस के अलग अलग सेगमेंट्स में क्या काम कर रही है इस चैप्टर में हम आईटी को समझेंगे आईटी की बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट को समझेंगे और थोड़ा सा बिजनेस के साथ इसका रिलेशन भी देखने की कोशिश करेंगे लेकिन ये मोर ऑफ आईटी है और वो मोर ऑफ अ बिजनेस था उसमें था कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं और उसमें कि आईटी क्या है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं सिस्टम कितनी तरह के हैं सिक्योरिटी किस तरह की है कंट्रोल्स किस तरह के हैं ये चीज कैसे है वो चीज कैसे है तो इसके ऊपर हमारी बातचीत होगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आईटी का वर्ड हम लोगों ने इससे पहले समझ लिया था चैप्टर 5 में तो उसको समझने की तो जरूरत नहीं है एक स्टेप आगे चलते हैं किताब ने तबसरा किया ओवर द ईयर मशीन्स हैव रिप्लेस्ड मैन फॉर मैकेनिकल टास्क अब अगेन रिसेंटली एग्जांपल जहन में आती है कि एक जगह से हम मेट्रो के स्टेशन से गुजर रहे थे तो एक मशीन नजर आई और उसके अंदर किन्नू पड़े हुए छिलके चढ़े हुए किन्नू पड़े हुए और वहां मशीन में ऑप्शन थी कि पैसे डालो और जूस पियो तो वी वर एक्साइटेड कि मतलब ये मशीन खुद ही से ही छिलका भी छीलेगी खुद ही से ही जूस बनाएगी तो मतलब ऑटोमेटेड मशीन है मशीन पड़ी हुई है पैसे डालो तो मतलब आप ये देखें कि
बिल्कुल छिलका चढ़ा हुआ जो वो है फल, वहां से जूस तक का सफर हो गया। उस मशीन ने ग्लास पकड़ के उसमें लिड लगा के हमें बाहर निकाल के स्ट्रॉ लगा के दे दिया, तो मर गया इंसान, तो खत्म हो गया इंसान। रात 3 बजे भी हम वहां जाके वो जूस पी सकते हैं बगैर इंसान के। अब इसका मतलब है मशीन बनाने वाला एक इंसान था वन टाइम, मशीन की मेंटेनेंस करने वाला एक इंसान होगा, तो जो स्किल्ड इंसान है वो जिंदा रहा और जो अनस्किल्ड है वो खत्म हो गया। तो अगर इस तरह की मशीन 100 जगह पे पड़ी हुई हो तो 100 ऐसे लोग जो कि किन्नू का जूस निकाल सकते थे वो तो खत्म हो गए। लेकिन ऐसे लोग सरवाइव कर गए जिनको टेक्नोलॉजी का पता है। तो ये जुमला देखते साथ ही मुझे याद आया कि मशीन हैव रिप्लेस्ड मैन फॉर मैकेनिकल टास्क। मशीन ने इंसानों को फारिग कर दिया। कौन से टास्क के लिए? मैकेनिकल टास्क, टेक्निकल नहीं, मैकेनिकल, जो सीधा सीधा था, जो हर दफा मतलब किन्नू से जूस हमेशा एक ही पैटर्न पे निकलना है। तो उन्होंने को बहुत ज्यादा जजमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मुल्क में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इस वक्त क्या है, मार्केट के क्या रेट है, ये नहीं सोचना, उसने पकड़ना है किन्नू और जूस बना देना है। तो दिस हैपेंस विद टेक्नोलॉजी, के टेक्नोलॉजी इंसान को खा जाती है। तो ये जुमला बिल्कुल बड़ा कीमती है। कंप्यूटर्स हैव रिप्लेस्ड मैन फॉर मेनी मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल जॉब्स एज वेल। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल जॉब्स में भी कंप्यूटर आ गया बहुत सारी जगह। डिसीजन मेकिंग, जहां कैलकुलेटिव डिसीजन मेकिंग है, वहां पे आ जाता है। पर सिंपल सी बात है, मेरी गाड़ी को बहुत एडवांस लेवल की गाड़ी नहीं है, पाकिस्तान में बड़े बेसिक वेरिएंट ही आते हैं। अगर बारिश होती है तो मेरी गाड़ी खुद ही वाइपर चलाती है, मतलब उसको समझ आ जाती है कि बारिश हो रही है। रात का वक्त होता है तो लाइट खुद ही ऑन हो जाती है, दिन का वक्त होता है लाइट खुद बंद हो जाती है। अब आप ये देखें कि एक गाड़ी जो कि कोई बहुत ज्यादा टॉप क्लास नहीं है या बहुत ज्यादा उसमें फीचर्स नहीं है, पाकिस्तान में बहुत बेसिक वेरिएंट आते हैं, वो गाड़ी तक खुद ही से समझ रही है कि चल क्या रहे हैं। जी जी, ये बात सही है कि मशीन को ये नहीं पता लगना कि कौन सा फल खराब है। आप अगर उसे बता देना कि किस डायमेंशन का तुमने फ्रूट, यानी कि ये तक सेट कर सकते हैं कि इस कम से कम इस साइज का और कम से कम इससे बड़ा इस साइज का फल होना चाहिए, तो मशीन खुद ही से सॉर्ट कर लेगी। हाँ, एक फल का कलर देख के उसको समझना ये शायद मुश्किल है, लेकिन इवन आप ये तक उसमें वेरिएबल्स डाल सकते हैं कि अगर कलर में इतनी वेरिएशन नजर आए तो उसको रिजेक्ट कर दें। ये डिपेंड करता है, आपने देखना है कि क्या क्या वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, उस इंसान ने क्या क्या देखना था, तो आप गेम को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। लेस की फैक्ट्री में आलूओं के साथ मशीन ये काम कर रही होती है, मशीन रिजेक्ट कर रही होती है गलत आलू। आईटी बेस में वो ब्लाइंड स्पॉट भी अब आपको मिरर के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई आपको वैसे नॉर्मल नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको बता देगा कि आपकी यहाँ पे गाड़ी। तो ओवरऑल मतलब इंटेलिजेंस जो है इसमें आईटी के साथ मिलके बड़ी जालिम हो जाती है, और वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक सेकंड में कर लेते हैं। अब इंसान सारे डरे बैठे हैं। दोस्तों कर लो कंप्यूटर से दोस्ती, हमने ना की होती ना मशीन से दोस्ती, हम फारिग हो गए थे। कोविड के बाद बोर्ड पे पढ़ाने वाले खत्म हो गए थे और बोर्ड पे पढ़ाने वालों ने शिफ्ट किया। अगेन वही बात है, जो आईटी से दोस्ती करेगा वो सरवाइव करेगा, तो वो मेहनती भी होगा और वो टेक्निकल भी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली गेम बहुत ऊपर चली जाएगी। तो हमारे कैंपस ने कोविड के बाद एक्सेप्शनली ग्रो किया है इस कैंपस ने, जस्ट बिकॉज कि हमने टाइम से टेक्नोलॉजी को पिक करके उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया और अपने मोड इस तरह से कर लिए कि फिजिकल स्टूडेंट भी सर्व हो रहा है और ऑनलाइन भी सर्व हो रहा है। तो खैर, impact of technological change on products and services. Technological change has a huge impact on nature of products and services. Companies need to maintain technological developments in the design and manufacture of product and provision of service in order to remain competitive. कंपेटिटिव रहने के लिए आपको अपनी प्रोडक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में हर जगह टेक्नोलॉजी रखनी होगी। इंतहाई मजे की बात है, जितना हमने पढ़ा ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चैप्टर 5 में इस तरह की बातें हम पढ़ के बैठे हैं, तो इसको फिलहाल आपने इग्नोर कर देना है। एक स्टेप आगे चलते हैं, वो बता रहे हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स पे क्या फर्क पड़ा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी लेयर हैं, इसमें इतने बंदे हैं, ये हेड है, के नीचे ये 4 लोग हैं, 4 लोगों के नीचे ये लोग हैं, डाउन साइजिंग हो। येलो पेजेस की जैसे हमने एग्जांपल देखी थी, वो तो इदारा ही तकरीबन खत्म हो गया था। अब हम बात करें कि इदारे के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते थे उनके साथ क्या हुआ है। आप ये देखें कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज कम होगा, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो 500 बंदों से चल रही थी, जब उसमें आईटी आ जाएगी तो वो 30 बंदों से चल पड़ेगी। आपके अपने लाहौर में ऑरेंज लाइन की एग्जांपल है, ठीक है, ऑरेंज लाइन के अंदर इतनी सारी चीजें ऑटोमेटेड है, बहुत सारी जगह टिकट ऑटोमेटेड है, आप बहुत मतलब
कोई वो नहीं है, टिकट चेकर नहीं है, हर चीज आईटी बेस्ड हो रही है, तो आप ये देखें कि कितने सारे लोग यहाँ पे मुलाजमत में नहीं रखने पड़े इन्हें। तो आईटी डाउन साइजिंग की तरफ ले जाती है। डाउन साइजिंग का मतलब सिर्फ बंदे निकालना नहीं होता, डाउन साइजिंग का मतलब होता है इदारा अपने आपको कम कर ले। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर डूइंग दिस मोड, कि आप यहाँ सामने बैठे और इसे देख रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इतने से रह जाते हैं, पहले हफ्ते के बाद कभी क्लास पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं चलती। तो वी वर थिंकिंग ऑफ अ पैटर्न कि अगर एक कमरा 150 का और एक कमरा 100 का हो, तो 2 कमरों से पूरा कैंपस चल सकता है। तो शायद हमें एक कनाल का कैंपस भी बहुत है, तो हम क्यों इतना खर्चा करें? और जो घर बैठे लोग हैं, उन्होंने जब पढ़ना ही टेक्नोलॉजी से, उस पर हमने खर्चा ही करना है, तो हम एक कनाल में बैठे हैं, 2 कनाल में बैठे हैं, या 5 मरले में बैठे हैं, वो खर्चा तो हमने करना ही है। मेरी इस वक्त एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 35-40 लोग हैं, हम 2 मरले की एक जगह पे बैठे हुए, लिटरली 2 मरले की, 2.25 मरले, तकरीबन 2.25 मरले की जगह, बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो मिला के चलो 8 8.5 मरले। थोड़ा सा ऊपर जाती है तो वो 1-2 फुट ऊपर निकल आते हैं, उसकी पेनल्टी भी दी हुई है, तो उससे ऊपर वाला को 2.5-3 मरले हो जाता है। तो 10 मरले में तो 35-40 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, और वो इस वक्त कॉलेजेस को कम्पीट कर रही है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बिगेस्ट कॉलेज, मतलब ऑनलाइन फिजिकल से ऊपर है इतनी सी जगह में। और 2 मरला वर्सेस 2 कनाल, 2 कनाल में उतने बच्चे नहीं पढ़ाए जा सकते जितने 2 मरले में पढ़ाए जा सकते हैं। ये डाउन साइजिंग है कि हमने अपने रिसोर्सेज कट शॉर्ट किए, हम बड़े कैंपस में नहीं गए, आहिस्ता आहिस्ता कैंपस को छोटा ही करते करते उतना बना दिया कि ठीक है हमारी नीड्स पूरी हो रही है। और पैसे भी मेरे पास उतने ही थे, तो मैं बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च कर सकता था, ठीक है, और मैं कंजूस आदमी भी हूँ थोड़ा सा। तो डाउन साइजिंग इज इदारे का साइज कम हो जाता है, इदारे का जो वॉल्यूम है, इदारे की जो रिसोर्सेज हैं, आप उन्हें कट कर सकते हैं जब आईटी आ जाती है। देन डी लेयरिंग, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मुल्क में 1000 ब्रांचेज हो, फॉर एग्जांपल 1000 स्कूल्स हो, हर स्कूल के अंदर क्या होगा, 2-3 अलग अलग मैनेजर होंगे। ये एडमिन मैनेजर है, ये प्रिंसिपल साहब हैं, ये वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, ये जो है वो टीचर्स वगैरह से डील करते हैं, कोऑर्डिनेशन के इंचार्ज हैं। तो हर स्कूल में 3-4 मैनेजर्स होंगे, उन 3-4 मैनेजर के ऊपर एक मिस्टर प्रिंसिपल होंगे। अब जो ओनर है उन 1000 स्कूल्स का, क्या वो इन सारे के सारे प्रिंसिपल से डेली मिलता होगा? हफ्ते में एक दफा मिलता होगा? वो साल में हर दिन भी किसी एक ब्रांच पे चक्कर लगाए तो साल खत्म हो जाना, उसकी कैंपस खत्म नहीं होना। तो इन 1000 लोगों को कैसे मैनेज करता होगा वो? ऑनलाइन एक मीटिंग बुला लेते अभी ऑनलाइन छोड़ देना, अभी हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली क्या हो रहा था, फिर देखेंगे ऑनलाइन ने क्या सत्यानाश फेरा इसके साथ। हर 10 कैंपस के ऊपर एक एरिया मैनेजर होगा कि हाँ भाई ये एरिया गार्डन टाउन है, इसमें जो हमारे 10 कैंपस हैं, मिस्टर ए तुम इन 10 कैंपसेस को देख रहे होगे। इंतहाई मजे की बात है कि मिस्टर ए की तनख्वाह उन सारे प्रिंसिपल से ज्यादा होगी, यानी एक इंडिविजुअल प्रिंसिपल जितना ले रहा है, मिस्टर ए जो कि 10 प्रिंसिपल्स को मैनेज कर रहा है, उसकी तनख्वाह उन 10 में से किसी भी प्रिंसिपल से ज्यादा होगी, क्योंकि वो उनका मैनेजर है। उन 10 लोगों से उसने इंफॉर्मेशन लेनी है कि हाँ भाई आपका कैसा चल रहा है, किस तरह कोई मसला तो नहीं आ रहा, क्योंकि उसने वो ओनर तक पहुंचानी है। तो अगर हर 10 ब्रांचेस के ऊपर एक मैनेजर है, तो अब ये मैनेजर कितने हो गए? 100। ये 100 लोग मिलते होंगे ओनर से? नहीं। अब एक हर शहर का एक मैनेजर बनता होगा, तो शायद 20 मैनेजर्स हो जो 20 शहरों के हों, और हर शहर में 5 जोन्स हों और 5 की एरिया मैनेजर्स हों, और वो एरिया मैनेजर एक सिटी मैनेजर को रिपोर्ट करते हो। इंटरेस्टिंगली सिटी मैनेजर की सैलरी एरिया मैनेजर से ज्यादा होगी। जस्ट लाइक ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इसके अंदर सेम एक ऐसे ही है, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, पाकिस्तान की सारी कंपनियां जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं उनको ऐसे ही चलना पड़ता है। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप ज्यादा लोगों से नहीं डील कर सकते, तो कम लोगों को एक मैनेजर मैनेज करता है, फिर मैनेजर्स को मैनेजर मैनेज करता है, फिर मैनेजर्स के मैनेजर्स को मैनेजर मैनेज करता है। तो ये 20 लोग फिर बाद में 4 सूबों के मैनेजर्स को रिपोर्ट होंगे, हर सूबे का एक अलग मैनेजर होगा, और फिर ये कहीं जाके ओनर को, और हो सकता है ये किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को, और चीफ एग्जीक्यूटिव आगे से ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इन लोगों ने करना क्या है पता है? नीचे से इंफॉर्मेशन लेनी है, ऊपर पहुंचानी है, ऊपर से अहकामात लेने हैं, नीचे पहुंचाने हैं, कुछ नहीं करना, और पैसे सबसे ज्यादा लेने हैं, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी है। उन 10 कैंपस में कोई मसला होगा, इन्हें फौरन पहुंचना होगा, उनके रिसोर्सेज में मसला होगा, इन्हें पहुंचना होगा। कैंपस के लोग शिकायत लगाएंगे, मालिक तक पहुंच ही नहीं सकते, वो इसको बताएंगे कि भाई ये वाला मसला है,
तो टेक्निकली सबसे नीचे जो काम कर रहे होते हैं उनके पैसे सबसे कम होते हैं, जो उनसे ऊपर मैनेजर होते हैं उनके पैसे ज्यादा होते हैं, जो मैनेजर्स को मैनेज कर रहे होते हैं उनके पैसे ज्यादा होते हैं, और चलते 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 सीईओ तक बात पहुंच जाती है। मैं फिर कहूंगा कि बाकी सब्जेक्ट आपको वो नीचे काम करने वाला इंसान बनाता है। टैक्स का काम आना चाहिए, अकाउंटिंग की एंट्री आनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। इस वक्त जिस सब्जेक्ट में हम खड़े हैं, कि अपने पूरा सब्जेक्ट तो उड़ा दिया, इतना सा रह गया, ये आपको मैनेजर बना रहा है, ये आपको सिखा रहा है कि बिजनेस क्या है। तो मजे की बात है कि ये स्किल है, वो क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन आपको नौकर बना रही है, स्किल आपको मालिक बना रही है। क्वालिफिकेशन के बगैर स्किल को टाइम लगेगा ग्रो करने में, स्किल के बगैर क्वालिफिकेशन को टाइम लगेगा, और अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो तूफानी कॉम्बिनेशन। फिर आप नौकर भी हैं, आप मालिक भी हैं, आप कहीं एम्प्लॉई हैं, कहीं बिजनेसमैन है, कुछ भी, मतलब तो गेम कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेवल। तो मजेदारी की बात यह है कि क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और स्किल भी होनी चाहिए। इसको छोड़ के स्किल के पीछे भागेंगे, इतना आसान नहीं है। स्किल को छोड़ के क्वालिफिकेशन के पीछे भागेंगे, नौकर बन के रह जाएंगे। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। तो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ें, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट जो है ना, ये आपके अंदर एक बिजनेसमैन जगाने की कोशिश कर रहा है। तो अब डी लेयरिंग क्या है? मैंने कहा एक ओनर है, ओनर के नीचे जो है वो 4 सूबों के मैनेजर हैं, और हर सूबे के मैनेजर के नीचे 5-5 शहर हैं, और हर शहर के नीचे 10-10 ब्रांचेस हैं या जोन्स हैं। तो इतने सारे मैनेजर, और नीचे जाके कहीं वो एम्प्लॉइज आ रहे हैं जो नीचे के लेवल पे। तो टेक्निकली ये ओनर है और ये नीचे के 1000 ब्रांच मैनेजर्स हैं। आप दरमियान में जो 3-4 लेयर्स है मैनेजमेंट की, आप इसमें से 2 फारिग कर सकते हैं अगर आईटी बीच में है। अगर आपकी हर मैनेजमेंट वाले, हर कैंपस वाले अपना आईटी के ऊपर सिस्टम सारा अपडेट कर दें, तो हर चीज हेड ऑफिस पे अपडेट हो जाए। ज्यादा से ज्यादा दरमियान में कुछ टेक्निकल लोग चाहिए जो डाटा को अरेंज करके हेड तक पहुंचा दें, और अगर एक अच्छा ईआरपी, एक अच्छा सिस्टम लगा हुआ है, तो हर चीज ऑर्गेनाइज होकर डायरेक्टली ओनर के डेस्कटॉप पे पहुंच जाए। ओनर के पास आ रहा हो कि हाँ जी आज के दिन हमने इतनी सेल्स की, वो क्लिक करे तो उसके सामने उसके 4 जोन ओपन हो जाए। एक जोन पे क्लिक करे तो उसके शहर ओपन हो जाए, एक शहर पे क्लिक करे तो उसके कैंपस ओपन हो जाए, कैंपस को खोले तो उस कैंपस की उस दिन की एक्टिविटीज ओपन हो जाए। तो खत्म हो गई कहानी, उसे जरूरत ही नहीं मैनेजर्स की। कुछ मैनेजर्स उसे चाहिए, लेकिन अब उसको ये इतना जुम्मा बाजार नहीं चाहिए कि 100, 10, 4 और इस तरह से करके। अब शायद वो 8-7 मैनेजर्स के थ्रू पूरा सेटअप चला लेगा। तो आईटी ने क्या किया? आईटी ने लेयर्स उड़ा दी। इसको हम कहते हैं डी लेयरिंग। मींस रिमूविंग वन और मोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वर्कर्स नहीं, मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Delayering is made possible by high quality communication, and that is now quite possible through technological developments. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के थ्रू ये चीज अब बड़ा इजीली पॉसिबल है। ठीक है, ईमेल्स के थ्रू हो जाएंगी चीजें, सॉफ्टवेयर बने हुए होंगे। आप लोगों का, आप किसी भी कैंपस में जाके अपना स्टेटस बताएंगे जी मैं ये स्टूडेंट हूँ, ये सीआरएन है, तो आपको कहेंगे अच्छा आप फलाना कैंपस में फलाना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इवन आपने मुल्तान से लाहौर ट्रांसफर होना होगा तो उसके अंदर भी इनका सॉफ्टवेयर आपको हेल्प कर सकता है। ऑल्दो ये अपने तौर पे हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर हेल्प कर देगा। तो आईटी ऐसी तूफानी चीज है कि हर चीज कनेक्ट हो जाती है। किसी को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके चेहरे को देख के ये नहीं सोचने की जरूरत कि ये बच्चा 2 साल पहले फ्रीज करा के गया था, 3 साल पैसे लेके भागा था, 6 महीने से जो है वो प्री से पोस्ट और पोस्ट से प्री में छलांगे लगा रहा है। सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ जाता है। तो आईटी डाउनसाइजिंग करती है, यानी इदारे का साइज कम करती है, इदारे के रिसोर्सेस कम करती है। डीलेयरिंग करती है इदारे की जो बिला वजह की मैनेजमेंट की लेयर, जो नीचे के बंदों से इंफॉर्मेशन लेके ऊपर के बंदों को पहुंचा रहे होते हैं, उनको फारिग कर देती है। फिर क्या करती है आईटी? बड़ी जालिम है। आईटी रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ लेके जाती है, इदारे के स्ट्रक्चर्स बदल देती है। हमारे स्ट्रक्चर्स बदल गए, हमारे क्लासें पढ़ाने के निजाम बदल गए, हमारे बच्चों के एडमिशन करने के निजाम बदल गए। पहले कॉलेज वालों को हर वक्त बैंक भागना पड़ता था हर घंटे बाद कि भाई इतने पैसे इकट्ठे हो गए जमा कराना है। अब मेजोरिटी ऑनलाइन बच्चे डायरेक्ट बैंक में जमा करा देते हैं जी। हाँ, मतलब अगेन वही बात है कि रीस्ट्रक्चरिंग हुई जब आईटी आई, और आईटी के बाद हमें मौका मिल गया। तो यस, वो जो हम कहते थे कि हम खवातीन को इस कैंपस में ना बुलाएं कि ये कैंपस जो है वो बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड है और यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, देसी सा कैंपस है। तो हमें ये होता था कि यहाँ हम शायद उनको सही से उनको प्रोटोकॉल नहीं दे सकेंगे या उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख सकेंगे। और जाहिर है, मतलब खवातीन होती है तो आपको कैंपस में एक डिसेंट एनवायरनमेंट हो सारा। तो जब ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ तो हमने कहा ठीक है, पढ़ा तो सकते हैं ना हम, तो अब घर बैठे खवातीन को हम पढ़ा भी सकते हैं। ये रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। अगर ये ऑनलाइन ना होता, टेक्नोलॉजी ना होती, तो ये कैंपस अभी सिर्फ बॉयज को पढ़ा रहा होता।
और अब अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे गर्ल्स भी पढ़ रही हैं, जस्ट बिकॉज कि हम अपने फिजिकल कैंपस में शायद उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते थे, बट ड्यू टू आईटी हमने अपने स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर किया। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की शेप बदलते हैं, आप अपने इदारों की शेप बदलते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ हो सकती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि दो कैंपस चल रहे थे, एन कोविड वाले टाइम पे दोनों मर्ज हुए, एक जगह से बैठ के टीचर क्लास देते थे। मुझे याद है कि मेरे बिजनेस लॉ के यहाँ पे 4 बैच थे, उधर 3 थे, वो 7 बैच मर्ज होके हम लोगों ने एक लाइव बैच निकाला था और मैं यहाँ बैठ के लाइव वो कर रहा था। और उस वक्त वो बच्चों के लिए नया नया एक्सपीरियंस था। तो पहले दिन मुझे याद है 332 बच्चे लाइव आए हुए थे। उस वक्त लोग पढ़ने के बारे में सोचते थे, उसके बाद उन्हें ख्याल आ गया कि ये तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा बाद में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हुई है कि दो कैंपस सेम लेवल के आपस में मर्ज गए। वर्टिकल भी हो सकती है, ऊपर के डिपार्टमेंट भी मर्ज हो सकते हैं, नीचे से भी पीआरसी को सपोर्ट मिल सकती है। तो किसी भी किस्म की रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है इदारे में, ऊपर से नीचे की तरफ या सेम लेवल पे बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। नहीं, असल में डी लेयरिंग अभी हुई नहीं, ये रीस्ट्रक्चरिंग में आपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, यानी कि दो कैंपस ने मिलकर चलना शुरू कर दिया। वो दोनों जिंदा है अपनी अपनी जगह पे, बट फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग, वो आपस में एक दूसरे को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप अपने से ऊपर के डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं, आप अपने ही स्टूडेंट को आगे से रेफर करते चले जाते हैं। आप बच्चे को पीआरसी के बाद पूरे कैफ में एडमिशन दे देते हैं कि ठीक है पीआरसी इतने का था, कैफ पूरा इतने का। अब वो शुरू में जो मर्जी पढ़ो, आपने वर्टिकली अपने पूरे इदारे के सारे आगे कनेक्शंस के साथ उसे जोड़ दिया। तो इसकी एग्जांपल्स तो बहुत है, लेकिन हमारी किताब कोशिश करिए कि बस आपको सारी बातों का थोड़ा सा नॉलेज दे और आगे जाए। तो, जी नहीं, इस वक्त दोनों कैंपस मर्ज नहीं है, क्योंकि फिर अब क्या हुआ कि हमने इस कैंपस को इस पैटर्न पर डाल दिया और वो वाला कैंपस अपने तरीके से चल रहा है। वहां सिस्टम है, रूल्स है, डिसेंसी है। यहाँ पे मतलब ओपन माहौल है ये यहाँ। तो अब क्या हो रहा है कि जो आउटसाइडर्स हैं वो इस कैंपस को प्रेफर करते हैं, और जो लाहौर के स्टूडेंट है वो से, जिनको सोफिस्टिकेशन चाहिए, शीशे चाहिए, बहुत ज्यादा खूबसूरत कैंपस चाहिए, बड़ा पेंट हुए हुए हो दीवारों पे और वो सारा शशके मशके, वो उधर चला जाए। जिसको पढ़ना है वो इधर आ जाए। ठीक है, या प्लास्टिक की कुर्सियां, वो उधर अब काफी हद तक कमरों में फोम की कुर्सियां हैं। ठीक है, like real time online data availability has shifted regional decision making into centralized। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन की वजह से जो रीजनल डिसीजन मेकिंग होती थी हर जगह बैठ के, वो शिफ्ट हो गई है ऑनलाइन के ऊपर। तो पॉइंट ये है कि आपके इदारे का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। डाउनसाइजिंग हो सकती है, डीलेयरिंग हो सकती है, रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब आउटसोर्सिंग की एडवांस फॉर्म वर्चुअल कंपनी आ गई। ये आउटसोर्सिंग क्या बोला? आप अगर अपने पास एक काम नहीं करना चाह रहे तो आप कहीं और से ये सर्विस ले लें। आईकेप ने भी आउटसोर्सिंग की, आईकेप ने अपनी किताबें आउटसोर्स कर दी, किताबों की प्रिंटिंग आउटसोर्स कर दी। इसमें होता क्या है, अब अगेन थोड़ा सा आउटसोर्सिंग पे बात करते हैं। अब जब इतने ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे सामने मौजूद हैं, पता नहीं आपको स्क्रीन पे कैसा नजर आएगा, बहुत बुरा नजर आएगा। इसकी लाइट्स बंद करनी पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो दोबारा लिखना ना मुनासिब नहीं है। देखिए, अगर कोई लाइट्स, ऑनलाइन वालों को तो बड़ा साफ नजर आ रहा होगा। जी जी, तो उसके ऊपर यानी वो पूरी मैनेजमेंट बैठ में लेकिन सर कर दें, चले ये भी कर दें, खैर है, फिजिकली बिल्डिंग ये कर दें, पीछे वाली ओपन कर दें ना। बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन वालों को मजीद भूत नजर आ रहा है। बंद कर दिया कैमरा बंद कर देते हैं, क्योंकि वाकई इन्हें क्या नजर आ रहा होगा इसको। सर आप यहाँ पे वो फ्लैश लगा लें नहीं, मुझे को बहुत ज्यादा रोशन होने का शौक नहीं है, लेकिन ये डर तो ना जाए लेक्चर सुनते सुनते। लें जी, फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, मेरा एक कुर्सियों का ब्रांड है मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम एक बिजनेस हैं
और हम चेयर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और बड़ा मशहूर है जी पूरे पाकिस्तान में। लोग कहते हैं यार चेयर्स इन जैसी कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता और चेयर्स की दुनिया में जनाब राज कर रहे हैं। अचानक से हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर आता है, वो हमें आके कहते हैं कि भाई आपने जो है वो हमें 1000 डाइस बना के देने। डाइस हमें नहीं बनाने आते, हम तो चेयर्स के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास मशीनें उस तरह की हैं, हमारा लेबर उस तरह से ट्रेंड हुआ हुआ है, हमें डाइस बनाने नहीं आते, लेकिन ऑर्डर भी बड़ा मजे का है और वो हम पे भरोसा भी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चेयर्स के नाम से मशहूर हैं, तो उन्हें लगता है कि हम डाइस भी बनाते होंगे। डाइस ये जो रोस्टम होता है क्लासेस में रखा हुआ, तो हमने कहा ठीक है जी हम आपको बना देंगे, हम आपको ना एक दफा कैलकुलेशन करके अपनी कॉस्ट के हिसाब से ना फिर आपको रेट देते हैं। उनसे डील डन की और इधर से एक छोटे कारपेंटर के पास पहुंच गए। छोटे कारपेंटर को हमने कहा, वो छोटा कारपेंटर जो डाइस बनाता है, उसको हमने कहा जी हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर है, तुम बहुत सारे बंदे भी खपाओगे तो भी ऑर्डर तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, लेकिन हमें एक बहुत आला नस्ल का, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन, हम आपको 10 स्टैंडर्ड्स बताएंगे क्वालिटी के, उसके ऊपर मीट होता हुआ हमें आपने रोस्टम बना के देना है। कितने पैसे लोगे? उसने कहा 3000। हमने कहा शक्ल देखिए अपनी, 3000 है, 3000 एड्डा तू मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब अपने हिसाब से बात करो, एक बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, चलो ठीक है किसी और को देख लेते हैं मार्केट में। और नहीं सर जी आए इधर, चलें जी हम आपको जो है ना अच्छा से अच्छा 2500 में। हमने कहा 2500 कुछ नहीं होता, 2000। क्वालिटी मेरी पसंद की, रेट मेरी पसंद का, नहीं करना तो 100 और लोग बैठे हैं। उसको भी नजर आ रहा है कि उसको 2000 में 500 की 800 की बचत निकाल लेनी है उसने। वो बचत निकालेगा, उसके पास स्पेशलाइज्ड मशीन है, वो बचत निकालेगा, उसका लेबर, एक्सेस लेबर इस्तेमाल हो जाएगा। आप तो कॉस्ट में पढ़ते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग वगैरह, तो उसको समझ आती है ये ऑर्डर। हमें 2000 में ऑर्डर नहीं समझ आना था और हमारे पास उस तरह की मशीन भी नहीं थी, तो हमने उससे डील डन की। सॉरी 1000 नहीं, 3000 डाइस थे जी। हमने कहा जी 3000 डाइस हैं और 2000 रुपए का तुमने जो है वो हमें बना के देना है। उसके तो मजे लग गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने उससे ये डन किया और हमने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय कर लिए। अब हम आए अपने उस जो वो था बायर था उसके पास, हमने कहा जी हम आपको बड़ी आला क्वालिटी का रोस्टम बना देंगे, लेकिन हम लेंगे 4000 रुपए। उसने कहा ना करें सर जी, बड़ा ऑर्डर है, 4000 जरा ज्यादा होता है। हमने कहा यार हमारा ब्रांड भी तो देखो, सोचो हम लोग बना के देंगे तो क्या चीज होगी। मैंने कहा हाँ है तो बात सही, लेकिन 4000 जरा ज्यादा है। खैर उससे बार्गेन हुई, हमने कहा चलो तुम अच्छे कस्टमर हो, तुम आगे हमें कुर्सियों का ऑर्डर भी देते रहे हो और इसके बाद भी तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशन है, चलो जाओ तुम्हें 3000 में बना के दे देते हैं। बंदा लुटियां डाल रहा है, वो कह रहे यार ब्रांडेड मुझे रोस्टम 3000 में मिल जाएगा, कमाल होगा। तो 2000 का रोस्टम बनवाया, 3000 का बेचा, ना मेरा लेबर लगा, ना मैंने मशीनें लगाई, मेरा सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वहां गया, उनको पहले मेरा स्टैंडर्ड बताया, दरमियान में इंस्पेक्शन की, याद है वो इंस्पेक्शन अकर्स एट इतने % ऑफ टाइम, इंस्पेक्शन की, और उसके बाद एंड पे उसके ऊपर अपना स्टिकर या अपने पास आके चढ़ा दिया या वहीं बैठे बैठे चढ़ा दिया, और वो हमने उठा के कस्टमर को भिजवा दिया। कस्टमर इज वेरी हैप्पी कि मेरी शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के बनाए हुए रोस्टम से ज्यादा तो खूबसूरत चीज ही कोई नहीं। उसने 10 और लोगों को बताना शुरू कर दिया और हमने इस तरह के लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दी जिनको अच्छा काम करना आता है और पैसे कम लेते हैं। वो कम पैसे लेते हैं, वो छोटी दुकान में बैठे हैं, उनके खर्चे कम है, उनकी एक्सपेक्टेशन कम है, उनकी ब्रांड पे इतना खर्च नहीं होता। हम अपने शोरूम पे बत्तियां इतनी जला लेते हैं कि हमने उसकी कीमतें भी पूरी करनी होती हैं। हमारे पास मैनेजर्स ही बड़े महंगे महंगे, हमारे पास ओरेकल सिस्टम लगा हुआ है, हमारी अपनी कॉस्ट इतनी है कि हम सस्ता ऑर्डर नहीं वो कर सकते, लेकिन सस्ता ऑर्डर हमें मार्केट से, तो एक काम जो मार्केट मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक करके दे सकती है तो मैं खुद क्यों करूं। आईकैप ने जब किताबें देनी थी बच्चों को, तो उस टाइम पे दिस कैन हैपन, दिस कुड हैव बीन हैपन कि आईकैप जो है वो अपना एक डिपार्टमेंट बनाता, कुछ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखता, फिर उनसे कहता रिसर्च करो और किताबें बनाओ। वो 1 डेढ़ 2 साल लगा के किताबें बनाते, उसमें मसले निकलते, उसको ठीक करते और साथ साथ काम करते, रादर देन आईकैप अपना डिपार्टमेंट बनाया। आईकैप ने आउटसोर्स कर दिया, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आउटसोर्स करना। वो जो आपको काम मिला है वो किसी और को दे देना, तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। एमाइलवुल्फ इंटरनेशनली पब्लिकेशन में काम करते थे, उन्होंने बहुत महंगा रेट दिया, लेकिन आईकैप ने सोचा हम अपना डिपार्टमेंट बनाएं और इतना खर्चा करके 2 साल लगा के भी शायद हमारी कॉस्ट भी तकरीबन वहीं पहुंच जाए और क्वालिटी फिर हम हल्की दे रहे होंगे, तो व्हाई नॉट जो ऑलरेडी इस काम में है, जिनका हाथ सेट है, हम उनसे करवा लें।
कंटेंट उन्होंने बनाया था, इनिशियली उन्होंने बनाया था। अब आईकैप इसको अपना इंटरनली अपडेट करता है। जो इनिशियली किताबें आई थी वो इमाल वुल्फ की आई थी। अभी भी शायद आपको इमाल वुल्फ का नाम नीचे लिखा नजर आ रहा हो किताबों में, आईकैप की किताबों में। सर लेकिन अब जो प्रिंटिंग राइट्स है वो तो हिमाचल प्रिंटिंग राइट्स आईकैप के पास है, लेकिन पब्लिश उन्होंने किया था, अपडेट करने का आईकैप ने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहा था अपडेट हम करेंगे। तो अपडेटिंग के अंदर कुछ और गुमनाम लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो गुमनाम लोग इन्वॉल्व हैं। तो जो पब्लिशिंग है, हो सकता है वो कोई कुछ छोटे से कुछ 2-3 मरले के अंदर बैठ के कुछ सेटअप वगैरह चल रहा हो, कोई 2 मरले में कुछ इस तरह से। ठीक है, तो पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ये है कि आउटसोर्सिंग के कोई से 10 फायदे मुझे आपसे चाहिए। आउटसोर्सिंग के फायदे दोस्तों, ऑनलाइन वाले, टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है, मैनेजमेंट इजी हो जाती है, बंदा अपने मेन काम से, देखें कुर्सियों बनाने में हम लगे रहे, जैसे आईकैप बच्चों को फेल करने पे लगा रहा, जो उसकी स्पेशलाइजेशन थी उसने उसको खराब नहीं होने दिया, पब्लिकेशन जो है वो आउटसोर्स कर दी। सर जिनकी हाई स्किल है वो जी, लो कॉस्ट में मिल जाएगी। एक स्पेशलिटी, एक नई स्पेशलिटी अचीव हो गई, आपके पास एक नया पोर्टफोलियो बन गया कि इनको रोस्टम भी आता है। दुनिया से जिनसे आउटसोर्स करेंगे उनसे रिलेशन बनेगा, डिजायर्ड क्वालिटी अचीव होगी, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, हाई स्किल है वो लो कॉस्ट में, हाई स्किल लो कॉस्ट में मिल जाएगी, हमारी कंपनी एक्सपेंड हो जाएगी। अब आपको शायद चलें, इसके नुकसानात क्या है? वैसे क्वालिटी इंपेयर हो सकती है, मेरा ब्रांड खराब हो सकता है, टाइम डिले हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आई नीड अ गुड मैनेजमेंट उस वक्त जब वो लोग काम कर रहे हो, मुझे उनकी मॉनिटरिंग करनी है, मुझे क्वालिटी के स्टैंडर्ड बार बार बताने हैं, मैं क्वालिटी का चेक लगाने के बाद वहां से आइटम उठाऊं। ठीक है, एक खौफ फिर इंटीग्रेटिंग का भी आ जाएगा कि वो लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके तो क्या होगा, मेरे कंपेटिटर बन गए तो क्या होगा। उन्हें अगर पता लग गया मैंने माल को इसको भेजा और उससे डायरेक्ट हो गया कि जी आपने जिन लुटेरों से माल मंगवाया हम आपको 2500 में रोस्टर बना देंगे, ब्रांड नेम हिट हो सकता है। चलें, अब आपको मैं कुछ मजे के फैक्ट्स बताता हूं। इंटरनेशनल दुनिया भर में फैले हुए बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं। एडिडास फुटबॉल सर, सियालकोट भरा पड़ा है, टोटल इंटरनेशनल मेडिकल इक्विपमेंट दुनिया भर में पाकिस्तान से बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं। अभी इस वर्ल्ड कप में एक बड़ी क्वांटिटी का फुटबॉल पाकिस्तान से गया। लेवाइस का पूरी दुनिया में सेल होने वाली जितनी पैंट्स हैं उनका मोर देन 80% पाकिस्तान में पिंडी भटिया में बनता है। जी पता है, लेवाइस तो आपको नजर आता है, पीछे कंपनी है क्रीसेंट बहुमान लिमिटेड, पिंडी भटिया में उनकी फैक्ट्री है। वो बेचारे लेवाइस से अच्छी क्वालिटी की अपनी पैंट बना के बेचते हैं, 1000 रुपए की कोई नहीं खरीदता, और जब वो लेवाइस के नाम से पैंट बनाते हैं वो 5-6 हजार में आराम से निकल जाते हैं। ये जुल्म है, मतलब काम हम, वही बात है, हम वो वाला वो गरीब कारपेंटर है जैसे उसने नहीं कहा था चला है, वो हम वो गरीब कारपेंटर है और वो लोग वो मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड है। जी हम फॉरेन ट्रेड की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम सारी कौम इकट्ठी नहीं है ना, हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर नहीं सकते ना, उसके लिए नाम चाहिए। हमारे नाम के साथ पाकिस्तानी सुनते साथ ही हमें ऑर्डर मिलना बंद हो जाते हैं। लेदर की जैकेट्स वगैरह, मतलब आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाओ, आपको कुछ मुल्क तो बड़ी ईमानदारी से लिख के बता देते हैं कि मेड इन पाकिस्तान। लेदर शू इस तरह के शू हब जो है वो सर कॉस्ट उसकी अलग है, वो 3-3 हजार का शूज बेचता है लेदर का, लेकिन लोग खरीदते नहीं, जाके हमें किसी और से। ऐसे ही है। अब कहने का मतलब ये है कि आउटसोर्सिंग इतनी कोई तूफानी चीज है कि आप इतना सारा काम कर सकते हैं, बस आप अपने ब्रांड के स्टैंडर्ड्स लोगों को बताएं तो फिर क्या होगा, आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। अब लेवाइस जो है वो मेजॉरिटी जगह मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो मैन्युफैक्चर करवाती है, उठाती है, अपना लेबल लगाती है और दुनिया भर को पागल बनाती है।
जैसे हमारे मैंगोज, हमारी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया में इतनी महंगी बिकती हैं, और पाकिस्तानी बेचारा जो ग्रोअर है उसको मरा सा मुनाफा होता है इतना कि उसकी बेचारे का खादों के खर्चे ही नहीं निकल पा रहे होते हैं। यस, टू मच। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं, वाकई $4 का एक मैंगो मिलता है। सर हमारे ये भी जी जी भाई कुछ कह रहे हैं। हाँ, हमारा सॉल्ट, अब अगेन ये हम बात नहीं कर रहे कि हमारे रिसोर्सेज कितने बाहर जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कितनी बड़ी बला है। कि आप अब आउटसोर्स आप क्या करें, आप वो काम आउटसोर्स करें जो आपकी कोर स्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ सीए चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, हमें एसीसीए नहीं आता चलाना, हमारे टीचर्स एसीसीए के हिसाब से एडजस्ट नहीं हुए, हम एसीसीए के बच्चे के हिसाब की प्राइसिंग हमें नहीं समझ आती, हम मुंह फाड़ के नहीं कह सकते 40,000 फीस दे दो, ठीक है। हमारा जो पैटर्न है वो सेट हुआ हुआ है सीए के कम पेइंग कैपेसिटी वाले स्टूडेंट के हिसाब से, जिसको सिर्फ पढ़ाई चाहिए। एसीसीए वाले को माहौल भी चाहिए, वो कमरा भी शीशे लगे हुए हों, उसमें टीचर भी जो है वो बहुत ही ज्यादा उछलता कूदता सा सामने से आ रहा हो, मतलब वो उधर शशके मशके चाहिए। तो अगर हमने इसी बिल्डिंग में एसीसीए चलाना हो तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए, आउटसोर्स कुछ ऐसे लोगों को जिनको एसीसीए चलाना आता है, जिनको उसकी समझ है। हम कहें भाई कैंपस हमारे पास है, सेटअप हम वो करेंगे, आप आओ अपने हिसाब से चलाओ, आपका अपना फ्रंट ऑफिसर हो, आपकी अपनी प्राइसिंग हो, आपकी अपनी स्ट्रेटेजीज हो, हमें अपने रेवेन्यू में से शेयर देते जाओ, या हमें कैंपस का किराया देते जाओ, या हम तुम्हारे उसमें पार्टनर हैं, प्रॉफिट्स में कुछ डिसीजन मेकिंग में हम होंगे, लेकिन मेन काम तुम करो। तो हम क्या करेंगे, वो काम जो हमारी मेन स्किल है हम उस पर फोकस करेंगे, और जो मेन स्किल नहीं है उसको आउटसोर्स कर देंगे। तो बिजनेस की बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि अपनी कोर स्किल आउटसोर्स ना करे, जिसके लिए वो मशहूर है। इंतहाई मजे की बात है, आपने डेल सुना होगा, कितना मशहूर ब्रांड है कंप्यूटर्स की दुनिया में। मैं अभी भी जो मशीन लेके आया हूँ वो डेल की मशीन है, और मशहूर तरीन ब्रांड है, और कमाल इनके कंप्यूटर्स हैं। आपको सुन के हैरत होगी, इनकी एक भी फैक्ट्री नहीं है पूरी दुनिया में, डेल की अपनी कोई फैक्ट्री नहीं, सब आउटसोर्स किया। ये जो लोग आईफोन पकड़ के उछलते कूदते फिर रहे होते हैं, आईफोन लिया उसे खोल के देखें, चाइना में बन रहा है जी। आईफोन की कुछ चीजें मैन्युफैक्चर कहीं और होती हैं, कुछ चाइना में होती हैं, असेंबलिंग किसी और मुल्क में होती है। तीन मुल्कों की सैर करके आता है। सैमसंग शायद ताइवान में चल रहा है ज्यादातर। वो बिल्डिंग तो दिखाने के लिए होती है, ये दुबई में बिल्डिंग किस लिए है, ये दिखाने के लिए होती है। बिल्डिंग का ब्रांड वहां होगा, मेहनती बंदा यहाँ काम कर रहा होगा। सर पिंक सॉल्ट सर, सर्जिकल इक्विपमेंट सर। सर हमारी एक्सपोर्ट्स कम क्यों है, क्योंकि हमारे लोगों के पास विजन भी कम है और पैसा भी कम है। लोग हमसे पकड़ के और आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं। सर जैसे अभी आईटी की काफी सर्विसेज बाहर की एजेंसी कंपनी है पाकिस्तान में आउटसोर्स कर रही है आईटी की सर्विसेज। यस, अभी अब मैं आपको बताऊं इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में। कॉल सेंटर सुना है आपने कभी? क्या है ये इंटरनेशनली बहुत सारी कंपनियों की, जो ये नहीं होता कि जी कॉल करें हमारे मेरे साथ ये मसला आ रहा है, आपका बैंक का कोई इशू है, आपने बैंक को कॉल की, वो बैंक को कॉल नहीं जाती, वो इस तरह के एक आउटसोर्स हुए डिपार्टमेंट को कॉल जाती है, जिसके पास सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि क्या है किस तरह से। तो इनके कॉल सेंटर्स तक आउटसोर्स हुए हुए हैं, फ्रंट ऑफिस आउटसोर्स हुए हुए हैं। हमने अपना एक सीए का एक विंग आउटसोर्स किया हुआ, एक आईटी के अंदर एक पूरा विंग आउटसोर्स किया हुआ, मैं बता नहीं सकता ना क्या जी। भाई कुछ कह रहे हैं बड़ी देर से जी। इन्होंने कहा सीए फाइनल के लिए जो कराची से कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, वो कोलैबोरेशन होती हैं, जॉइंट वेंचर होते हैं। आउटसोर्सिंग ये है कि आप उनसे करवाएं और उनका जिक्र मत करें, आप कहें ये हम कर रहे हैं, ये हमारा ब्रांड है। तो आउटसोर्सिंग में आपने अपना ब्रांड ऊपर रखना होता है और जो काम कर रहा है उसको छुपा देना होता है जी। इससे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अफेक्ट होगा। मैंने कहा कि आप क्या करें, आप अपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पे सारी एनर्जीज लगाएं, और वो जो आपका मेन काम नहीं है लेकिन आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है उसको आउटसोर्स करें। अब उस आउटसोर्स हुए हुआ काम चाहे तो दुनिया को बताएं कि आपने आउटसोर्स किया, और चाहे तो दुनिया को मत बताएं। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आउटसोर्सिंग की रीजन इन्होंने दी हुई है कि एंटिटी जो है उन एक्टिविटीज पे फोकस करेगी जो उनकी कोर कंपिटेंसीज हैं, और
आउटसोर्स कर देंगे काम उन एंटिटीज को जिनकी कोर कॉम्पिटेंसीज उन एरियाज में है, जैसे डाइस वालों को डाइस बनाने भेज देंगे और खुद फोकस करेंगे कुर्सियां बनाने के ऊपर। आउटसोर्स वर्क माइट रिक्वायर स्पेशलिस्ट स्किल दैट एंटिटी कैन नॉट एम्प्लॉय इंटरनली। शायद आप अपने तौर पे वो सारा काम ना कर सकें, आपको वो मशीन्स, वो स्टाफ, वो लेबर उस तरह का अपने पास डेवलप करने में टाइम लगेगा। इवन कॉस्ट के अंदर भी आप देखते हैं कि जी इंटरनली बनाए या आउटसोर्स कर दें, तो दैट वाज वो आउटसोर्स के, ठीक है जी हम बनाएं या किसी और को। प्रॉब्लम में कंट्रोल लूज हो जाता है, कुछ खराब हो, एक्सपेक्टेशन मीट ना हो, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, ये सारी बातें आप लोगों ने मुझे बताई हैं। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आउटसोर्सिंग के साथ कनेक्ट होता है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का। जब ये बिजनेस को ऑर्डर आया रोस्टम का, तो इसने किसी से जाके बात की और उन्होंने रोस्टम बना के दे दिया। अगली दफा ऑर्डर आया होगा घर के फर्नीचर का, किसी और बिजनेस से बात की होगी, वो बनवाना शुरू कर दिया होगा। अगली दफा ऑर्डर आया होगा कि प्लास्टिक की कुर्सियां चाहिए, किसी और से भी बात कर ली होगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि इनके 20 काम होंगे जिनमें से एक खुद करते होंगे और 19 बाहर से करते होंगे। फिर हो सकता है ये अपना वो वाला जो खुद करने वाला काम है उसके लिए भी कोई अच्छा वो सप्लायर ढूंढ लें। जब सारे काम हर कोई अलग अलग कर रहा है, तो आपका क्या काम है? आप कस्टमर की कॉल अटेंड करते हैं, उसको मीठी मीठी बातें करते हैं और उसको किसी जगह से काम करवा के उस तक पहुंचा देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी एजेंट्स वगैरह होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आपको फैक्ट्री की जरूरत भी नहीं, अब आपको ऑफिस की जरूरत भी नहीं, अब आपको एक फोन की जरूरत है जो चलता हो, और एक इंसान जो कि एंटरप्रेन्योर हो, जो फोन सुन के बात कर सके, ये एक मैनेजर जो उस फोन को डील करता हो। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर आप आउटसोर्सिंग में इस लेवल पे चले जाते हैं कि आप एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। अब पाकिस्तान में कई ऐसी फर्म्स हैं जो एक कमरे में ऑपरेट कर रही हैं, इन्होंने अलग अलग जगह पाकिस्तान में लोगों को हायर किया हुआ है, वो घर बैठे काम करते हैं। ये बाहर यूके यूएसए वगैरह से प्रोजेक्ट पकड़ते हैं आईटी के, एक्सेल के काम, मुख्तलिफ तरह की असाइनमेंट्स। इवन बाहर के बच्चे अपनी इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट भी यूनिवर्सिटी में जमा करानी होती है, वो इंटरनेट पर डालते हैं कि कोई सॉल्व करके दे दे, $20 ले ले, ठीक है। पाकिस्तानी पकड़ते हैं, 1 घंटे में करके दे देते हैं, और जो बच्चा करके दे रहा होता है उसे $5 दे दिए जाते हैं, और $15 एंटरप्रेन्योर खा जाता है। बच्चा इस पर खुश होता है, उसे $5 मिल गए, वो भी 1 घंटे काम करने के। अगर आपको 1,500 रुपए मिल रहे हो तो आप भी खुशी से काम करेंगे, और आपका जो एंटरप्रेन्योर है उसको 3-4 हजार मिल रहे हैं, वो बहुत खुशी से आपसे काम करवाएगा। तो हो क्या रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी है और पता लगता है 200 एम्प्लॉइज हैं। करीम पूरे पाकिस्तान में इतनी बड़ी टैक्सी सर्विस चला रहे हैं और इनका अपना सेटअप बहुत बड़ा नहीं है। करीम की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, बात हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, अब अगेन मतलब रिकॉर्डेड क्लास में या एक ऐसी जगह खड़े होकर बात नहीं की जा सकती। मैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मैं फिजिकली आपके सामने खड़ा हूँ, और इस टाइम पे मेरा वर्चुअल वर्जन पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। ऑन एवरेज दिन में कुछ दिनों पहले हमने देखा था तो 2200 के करीब वीडियोस प्ले होती हैं एक दिन में मेरे कोर्सेज की। जिस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, आप कदर ही नहीं करते, आप कहते हैं सर छोड़ें पढ़ाई, छोड़ें बिरयानी खिलाएं, ठीक है। आप मुझे बिरयानी से रिप्लेस करके आप मेरी वक्त ही जाया कर देते हैं कि ये टीचर का क्या, बिरयानी खिलाएगा तो अच्छा टीचर है, 8:30 बजे फ्री ठीक है। मैं सो रहा होता हूँ उस वक्त बैंक में पैसे जमा हो रहे होते, सुबह आता हूँ तो जनाब मैसेजेस आए हुए होते हैं, पैसे थोड़े जमा होते हैं। तो अच्छा, मैसेज ज्यादातर क्या होते हैं? 200 रुपए किताब के आ गए, 350 किताब के आ गए, 400 किताब के आ गए। हमारी प्रोडक्ट सस्ती हैं, गरीब प्रोडक्ट जी। हाँ, मेरी बुक्स के पैसे मुझे नहीं आते, वो मेरी बुक्स के नहीं है। मेरी बुक्स वहीद बुक हाउस छापता है, मैं बात कर रहा हूँ सी नोट्स पब्लिकेशन की। जो पास पेपर की किताबें आपको नहीं मिली, अच्छा आपको नहीं मिली, एमएफए वालों को नहीं मिली, एमएफए के तो पास पेपर थे ही नहीं। तो पास पेपर्स की हमने सस्ती बुक्स बनाई थी जो कि 250, 200, 300, 400 में पास पेपर, एग्जामिनर, कमेंट, सॉल्यूशन, मार्किंग स्कीम सब कुछ इकट्ठा करके सस्ती कॉस्ट में, मतलब इतने पैसों में बच्चे के घर डिलीवर हो जाती है। तो उसमें तो हम बस मतलब सवाब ही कमा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आप फिजिकली काम नहीं भी कर रहे हो और आपने एक सेटअप बनाया हुआ है, तो सेटअप ऑटोमेटिकली चल रहा है। मतलब ये जो ये टैक्स वगैरह ज्यादा देता हूँ, ये इनकी सैलरी की वजह से थोड़ी देता हूँ, ये तो मुनासिब सी सैलरी देते हैं।
ये जो इधर उधर के और कोई मतलब दिमाग चला के थोड़े बहुत काम इस्तेमाल कर लिए, अल्लाह का करम हो गया तो उधर से कुछ पैसे आना शुरू हो गए, वो होते थोड़े थोड़े से हैं, बस बच्चे ज्यादा होते हैं तो वो थोड़े थोड़े जोड़ के जरा थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दुबई मैं घूमने नहीं गया था, ये मेरी टीम वालों ने टारगेट मीट किया था, तो मैंने 6 बंदों को ये किया था कि अगर आप ये टारगेट मीट कर लें तो मैं फिर आप लोगों को दुबई का ट्रिप करवाऊंगा। उस आलमों ने मीट भी कर लिया टारगेट, ठीक है। टारगेट था 6000 स्टूडेंट एक सेशन में ऑनलाइन करके दिखाने थे, और कर दिए उन्होंने। तो जो हेड था उसको गाड़ी मिली, सर जानदेब, उनको होंडा सिटी गाड़ी मिली, और जो टीम थी उनको दुबई का ट्रिप, जिसमें सर जानदेब फिर से थे और मैं भी था। तो मेरा खर्चा, मैंने उन्हें कहा मैं नहीं जाता, एक बंदे का तो बचेगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये गलत बात है, आपने साथ जाना है। क्या चीज? जी इन्होंने को ऑडिट करवाया था भाई, मेरे थ्रू ही रूट हो रहा होता ना, तो वो पता लग जाता। तो कहने का मतलब है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं। मैं आपको जो 2 मरले की जगह बता रहा हूँ, वो 2 मरले की जगह जो है वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारे कराची के सारे कॉलेजेस के सारे टोटल एडमिशन एक तरफ, वो 2 मरले की बिल्डिंग अकेली उतने एडमिशन कर रही है। ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है कि इतनी सी जगह में बैठे हुए और विजन को कीप करते हुए कम पैसों में अभी जिसने अभी दिसंबर तक भी कहीं एडमिशन नहीं लिया था, अभी हमने पिछले दिनों अनाउंस किया है, और 2000 स्टूडेंट जो कहीं अभी तक एडमिशन नहीं ले सके थे पैसों की वजह से, उनको रिसेंटली हमने अपने पास एडमिशन दिया है। तो असल में हम अगर रेवेन्यू भी कमाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको लगाएं। मेरा मकसद प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, कम्युनिटी सर्विंग है, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसमें इतनी बरकत होती है कि वो थोड़े से, बहुत ना होने इसके बराबर मार्जिन भी जब 6000 से मल्टीप्लाई होते हैं तो चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती है। मतलब 6000 को अगर 100 रुपए से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 लाख रुपए बन जाता है। तो 100 से नहीं मल्टीप्लाई होता, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। तो ठीक है जी, तो ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन समझ आई। सिर्फ इसकी इंग्लिश पढ़ा दूं, नहीं तो आप घर जाके कहेंगे पढ़ लेंगे। चलें ठीक है, 1 मिनट लगना था। चलें, अवाम घबरा गई।